उसका बस चलता तो वो अभी के अभी उन सब की जान ले लेता, पर उसके हाथ बंधे थे, वो कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता था। फिर अगले ही पल ये भी सोचा कि इतनी बड़ी हैवानियत की इतनी छोटी सी सज़ा नहीं होगी उन्हें। उन्हें तो पल-पल की मौत मिलनी चाहिए, जो अब कानून ही उन्हें दे सकता था। विक्रम और राजन के जाने के बाद मौसी ने नगमा को अपने पास बुला लिया। उन्हें बहुत सी बातें सुलझानी थी। वो एक समझदार औरत थी और अपने बच्चों को हर हाल में सपोर्ट करती थी। हालांकि पहले उन्हें विक्रम और राजन का लड़कियों के साथ घर लौटना रास नहीं आया था, पर फिर पल्लवी की हालत देखकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। पर जिस तरह से विक्रम कल पल्लवी के लिए रोया था, अब उन्हें ये पता लगाना और ज़रूरी हो गया था कि वह केवल इंसानियत के नाते उन्हें यहाँ लेकर आया था या फिर बात कुछ और थी। आपका नाम माधुरी है क्या बेटा? उन्होंने बात की शुरुआत करते हुए पूछा। नहीं, मेरा नाम नगमा है, उसने सधे हुए शब्दों में जवाब दिया। फिर विक्रम, माधुरी क्यों कह रहा था आपको? वो असमंजस में थी। उन्हें मुझ में अपनी बहन नजर आई थी तो वो हमेशा माधुरी ही बुलाता है। मतलब तुम्हें विक्रम और राजन के बारे में सब पता है? उन्हें हैरानी हुई। जी, उन्होंने ही बताया था। कब? उन्होंने टटोलते हुए पूछा। जब वो हमारे पास आते थे। वो संजीदगी से बोली। कहाँ मिलते थे वो आपसे? उनका शक अब बढ़ता जा रहा था। वो खामोश हो गई क्योंकि अभी कुछ भी कहना उन्हें शक के गठगड़े में खड़ा करने जैसा था। पल्लवी जब सुबह उठी तो खुद को अनजान जगह पाकर असहज हो गई। उसके पास कोई नहीं था। वह इधर-उधर देखने लगी। फिर नगमा को आवाज़ लगाई। आप आई? नगमा राजन की मम्मी के पास थी। उसे सुनाई नहीं दिया तो वो खुद उठकर उस तरफ चल दी। बाहर आकर देखा तो वह उनसे बात कर रही थी। आपा, पल्लवी को देखकर नगमा उसके पास चली गई। पल्लवी, कैसी है अब तू बेटा? आप अंदर जाओ, मैं नाश्ता लाती हूँ। वो चली गई। पल्लवी और नगमा वापस अपने कमरे में आ गई। नगमा पल्लवी को देख रही थी। वह अब रोना बिल्कुल भूल चुकी थी। एक ही गम पर आंसू आए भी तो कब तक? लंबी खामोशी के बाद पल्लवी बोली। हम यहाँ नहीं रह सकते। तुझे याद है? नगमा हैरत में थी। हाँ, कल नींद में उनका धुंधला चेहरा दिखा था। मतलब तूने विक्रम को वो सब कुछ बातें जानबूझकर? हाँ आपा, मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती कि उनकी अच्छाई का फ़ायदा उठा लूँ। होटल के कमरे में मैं जब बंद थी तब यूं लगा जैसे मौत कभी भी दस्तक दे देगी। जब रघु और उसका साथी मेरे साथ कुछ भी करने को आगे बढ़े तब मेरे दिल ने उनका नाम पहली दफ़ा ही पुकारा था। तभी मुझे एहसास हो गया था कि वह शख्स क्यों है मेरी ज़िंदगी में। अब तक जो उनसे थी वो नाराज़गी थी, नफ़रत नहीं। जब वो आ गए तब एहसास हुआ कि हमारा नाता रूह से जुड़ा हुआ है। अपना फ़र्ज़ छोड़कर मुझे यहाँ ले आए। मैं वापस उन्हें कमज़ोर नहीं करना चाहती थी। बस इसीलिए उनसे सब कह दिया ताकि वो अपने काम और फ़र्ज़ पूरे करें। पल्लवी भीगी आवाज़ में बोली। पल्लवी, उसने भरी आंखों से उसे देखा जिसमें विक्रम साफ नजर आ रहा था। नहीं आप ही, बहुत रो चुकी मैं और बहुत कमज़ोर पड़ चुकी। अब नहीं, ये दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती ना ही बदलती है। फिर हमारे गम कहाँ तक हमारे हमराही हैं, ये तो हमें खुद भी नहीं मालूम। तो क्या करें यहाँ रहकर भी? नहीं, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। हमारी वजह से उनकी पाक शख्सियत मैली ना हो जाए। हमें यहाँ से जाना ही होगा, उसने खुद को कड़ा करते हुए कहा। मौसी ने सब सुन लिया था पर वो कुछ कह नहीं पाई क्योंकि वो दोनों इस वक्त सही थी। क्योंकि इस वक्त विक्रम जज्बाती होकर सोच रहा था, पर आगे चलकर ये चीज़ें उसके लिए ही मुसीबत बन सकती थी। इसलिए उनका जाना ही ठीक था। पर पल्लवी के लिए उनका दिल तड़पा ज़रूर था। वो दरवाज़ा खटखटाकर बोली। नाश्ता कर लो। पल्लवी ने अभी उन्हें देखा था। वो विक्रम की मौसी थी, ये साफ दिख रहा था क्योंकि उनकी परवरिश विक्रम में झलकती थी। पल्लवी और नगमा को तो कभी अपने माँ बाप का प्यार नसीब ही नहीं हुआ। उन्हें देखकर उनकी आंखें नम हो गई। वे नाश्ता रखकर दोनों के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली। विक्रम और राजन मेरे बच्चे हैं। मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि जाने अनजाने में वो कोई गलती कर सकते हैं। जानबूझकर नहीं, हो सके तो उन्हें समझने की कोशिश करना। इतना बोलकर वे चली गई। पल्लवी अब कमज़ोर नहीं पड़ सकती थी। उसे विक्रम के लिए उससे दूर जाना ही था। तभी वो अपने बाकी मकसद में कामयाब हो पाएगा। नहीं तो वो ये भूल ही गया था कि वह क्या है और उसके क्या फ़र्ज़ हैं। शायद विक्रम के नरम दिल होने की वजह से वो सबको बहुत जल्द अपना लेता था और उनके गमों को भी। क्योंकि जब पुरानी हवेली में वो कितने कम आते थे फिर भी दोनों के दिल में खास जगह बन गई थी। फिर अब तो साथ रहना होगा, एक घर में एक छत के नीचे, जो वह हरगिज़ नहीं कर सकती थी। दोपहर से शाम हो चुकी थी। उन दोनों को बातों में पता ही नहीं चला
कितनी देर हो गई है। वे दोनों रहने की जगह के बारे में सोच रही थी। फिर जाने वाले टाइम नगमा ने पल्लवी के सामने एक बैग रख दिया। वो अपने साथ 2 जोड़ी कपड़े और नकाब लेकर आई थी। वे दोनों फ्रेश होकर तैयार हो गई और मौसी की इजाज़त लेकर निकलने लगी कि तभी विक्रम और राजन भी देर शाम को वापस लौट आए थे। उन्हें सामने देखकर दोनों हैरान हो गई। उन्हें लगा कि ये दोनों बार बार क्यों आएंगे, शायद आज तो मुंबई ही रुकेंगे। पर वो तो आ गए, अब क्या होगा। उनके कदम ठिठक गए। पल्लवी और नगमा दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। विक्रम ने पल्लवी को आज पहली बार ही नकाब में देखा था और उसे देखकर सब भूल गया था। उसकी नज़र सिर्फ उसकी आंखों में थी, जो बिल्कुल खाली और खामोश थी, जैसे सारी हसरतें, सारी शिकायतें, सारी नाराज़गी ख़त्म हो चुकी हो। राजन बोला, आप दोनों कहाँ जा रही हैं रात को। अब विक्रम को होश आया। वो मौसी के पास जाकर बोला, मौसी ये आपके सामने जा रही हैं और आप ऐसे ही खड़ी हैं। नगमा बोल पड़ी, इनको कुछ मत कहो विक्रम, हमारा जाना ही ठीक है। वाट, पर क्यों, और जाओगी कहाँ। राजन बोला, माधुरी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। विक्रम बोला। अब पल्लवी बोली, जाने का फैसला हमारा था, जान सकता हूँ क्यों। विक्रम बेधड़क उसे देखकर बोला, हम यहाँ किस हक से और क्यों रहें, खुद को महफूज रखने के लिए। आपको परेशानी में नहीं डाल सकते। उसने सीधे अपनी बात रख दी। ये कैसी बात कर रही हैं आप, आपको यहाँ लाना मेरा फैसला था, आप कहीं नहीं जाएंगी। ये भी मेरा ही फैसला है। विक्रम कुछ तेज बोल गया। पल्लवी के कुछ बोलने के पहले ही विक्रम ने उसके सामने चेयर रख दी। 2 मिनट बैठकर मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद जाना हो तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। उसके लफ्ज़ों में इल्तजा थी। पल्लवी कुछ सोचकर बैठ गई। देखिए, रघुनाथ ने आपका किडनैप किया था और आपके साथ ज़बरदस्ती भी की। उस पर केस करना है। हमें ताई के कोठे पर रेड मारकर बहुत सी मासूम बच्चियों को आज़ाद भी करवाना है। माधुरी को भी तो अबरार से छुटकारा दिलवाना है ना। ये सब काम आपके बिना हो नहीं पाएंगे, क्योंकि आप ही सब जानती हैं। उनके लिए ही रुक जाइए, उसने गंभीरता से कहा। पल्लवी चुपचाप सुन रही थी। मैं आज यही कहने आया हूँ, वापस यहाँ नहीं लौटूंगा। आप बेफिक्र होकर यहाँ रह सकती हैं। आप यहीं महफूज रहेंगी। ये जगह किसी को नहीं मालूम और मैं मुंबई में ही रहूँगा। यही वजह है ना। विक्रम ने आखिरी लाइन उसकी आंखों में झांक कर कही तो वह देखती ही रह गई। उसे कैसे बिना बोले ही सब पता चल जाता है। नहीं, हम ऐसे कैसे। अभी नगमा को देखकर बोली, किसी रिश्ते की दरकार नहीं है। मैंने ये सब इंसानियत के नाते भी किया है। आप उस हिसाब से रह सकती हैं। मौसी को भी कोई दिक्कत नहीं है ना मौसी। उसने पीछे मुड़कर मौसी को देखकर कहा। उनसे उन्हें देखकर कहा तो वह असमंजस में पड़ गई। विक्रम इतने भरोसे से सब कुछ कह रहा है, उन्हें उसका साथ देना चाहिए। फिर दोनों लड़कियां कितनी मासूम और भोली भी हैं। कहाँ जाएंगी इतनी रात को, दुनिया में कोई रिश्तेदार भी तो नहीं है इनका। ऊपर से इतने धोखे खाई हुई हैं। फिर इसी बहाने राजन और विक्रम के मन की बात इनके जरिए ही बाहर आ सकती थी। उन्होंने हामी भर दी। पल्लवी के कुछ कहने के पहले ही विक्रम ने कह दिया, मैं आपको पहले दिन ही अपने पुलिस होने की बात बता रहा था, पर माधुरी ने मना कर दिया था। यकीन मानिए, आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी कि पुलिस वाले सब एक जैसे नहीं होते, सब गलत नहीं होते। मैं नहीं जानता कि आपके साथ कौन था जिसने आपसे ऐसी बातें की होंगी, पर जहाँ बुराई हो वहाँ अच्छाई भी होती ही है। मैं वही साबित करूँगा, बस एक आखिरी मौका दे दीजिए। विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा। उसका बदला बर्ताव और फरियाद देखकर पल्लवी ना नहीं कह सकी। मौसी विक्रम को अपने साथ अपने कमरे में ले गई। विक्रम, ये क्या हो गया है तुझे। हाँ, मानती हूँ पल्लवी के साथ गलत हुआ है, पर उसे यहाँ रखना, वो भी बिना किसी रिश्ते के। सोसाइटी के लोग क्या कहेंगे। मौसी, कुछ रिश्तों को नाम नहीं दिए जा सकते क्योंकि वो दिल से बने होते हैं और लोगों का काम कहना ही है। वो कहते रहेंगे। मैंने तो अपनी मौसी माँ पर भरोसा किया है, एंड आई एम श्योर वो अपने बेटे का साथ देंगी ही, है ना। विक्रम आस भरी नज़रों से देख रहा था। वो मना नहीं कर पाई तो वो उनके गले लग गया। वो बाहर जाने लगा तो मौसी ने पूछा, विक्रम, जो तुम कह रहे हो इसे क्या समझूं, तुम्हारी नरमदिली या कुछ और। मौसी की कही आधी बात विक्रम को पूरी समझ आ गई थी। इस बारे में बात करने के लिए अभी वक्त है। मैं खुद उसी दिन के इंतज़ार में हूँ। ट्रस्ट मी, सबसे पहले आपको ही बताऊंगा। मौसी माँ, विक्रम ने कुछ लफ्ज़ों में ही बहुत कुछ कह दिया था और मौसी भी अच्छी तरह समझ गई थी, पर अब उन्हें और ज़्यादा डर लग रहा था कि विक्रम के कदम जिन रास्तों पर चल पड़े हैं वो उसे जाने किस मंजिल तक ले जाएंगे। विक्रम मुंबई के लिए निकला ही रहा था कि इस बार पल्लवी ने रोक दिया। आप खाना खाकर चले जाइएगा। उसकी मिश्री सी आवाज़ में इल्तजा थी, जिसे विक्रम चाहकर भी मना नहीं कर पाया। वहीं राजन के मन में भी लड्डू फूटने लगे। अब वो नगमा के साथ कुछ देर बात कर पाएगा।
वो दोनों फ्रेश होने चले गए। मौसी खाना तैयार कर रही थी। नगमा को यहाँ रहना असहज लग रहा था। वह इधर उधर चक्कर लगा रही थी। तभी राजन आ गया और उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गया। ये देखिए, शादी के बाद ये हमारा कमरा होगा, आदत डाल लीजिए, वो बिना किसी लाग लपेट के कह गया। क्योंकि वो हमेशा से ऐसा ही था, अपनी बात कहने में ज़रा भी वक्त नहीं लगाता था। नगमा उसके इस बिहेवियर से सक पका ही जाती थी। फिर आज तो शादी की बात पर वो हक्की बक्की सी रह गई। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। बोलिए, कुछ गलत कहा मैंने? वो मासूमियत से बोला। आप समझ नहीं रहे या समझना नहीं चाहते, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। उसने कठोर बनने की नाकाम कोशिश की। क्यों नहीं कर सकती? मैं पसंद नहीं आपको? उसने उसकी आंखों में झांका। नहीं, वो बात नहीं है। पसंद तो। नगमा की जुबान फिसल गई। लो, फिर क्या हुआ? अब वो सीरियस होकर बोला। मैंने पूरी लाइफ में किसी लड़की के लिए कुछ फील नहीं किया, क्योंकि भाई से प्यार इतना ज़्यादा था कि कभी खुद के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला। पर जब आपसे मिला तो समझ में आ गया प्यार क्या होता है। नगमा उसे देखती रह गई। मैंने आपको पहले भी कहा था, मुझे बातें घुमानी नहीं आती। आसान से शब्दों में कहता हूँ, मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। नगमा उसे देखती रह गई। पर आपकी रजामंदी से राजन, में उसके कुछ और कहने के पहले ही राजन ने नगमा का माथा चूम लिया। नगमा निशब्द सी आंखें मूंद कर खड़ी थी। वहीं पल्लवी जिस कमरे में थी वहां विक्रम की खूब सारी तस्वीरें थी। यानी वो उसी का कमरा था। विक्रम जल्दबाजी में उसे उसी के कमरे में ले गया। सामने पड़ी तस्वीर में विक्रम बाएं फैलाए किसी घाटी और झरने के बीच खड़ा था। नज़ारे से ज़्यादा हसीन तो वो खुद लग रहा था। पल्लवी की उस पर नज़र ही ठहर गई। वो उसे छूने को आगे बढ़ती उससे पहले ही विक्रम कमरे में आ गया। पल्लवी शक पकाते हुए पीछे हटी। मैं नहीं जी, मतलब आप अपने आप को हम कहती हैं ना? विक्रम को अब भी याद था। वो चुप हो गई, जैसे कहने को कुछ था ही नहीं। बातें तो बहुत थी विक्रम को पल्लवी से माफ़ी भी मांगनी थी। वहीं पल्लवी को विक्रम का शुक्रिया अदा भी करना था। उसने उसे रघुनाथ से बचाया जो था। पर दोनों ही कुछ नहीं कह पा रहे थे। वो, मैं, वो, हम, दोनों एक ही साथ बोले। फिर चुप हो गए। ओके, पहले आप बोलिए, लेडीज़ फर्स्ट। आपको हमारी वजह से अपने घर से दूर रहने की ज़रूरत नहीं है। हमारा यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। आप कब तक रोकेंगे हमें? पल्लवी सिर झुकाए खड़ी थी। अगर मैं कहूँ जिंदगी भर के लिए तो। विक्रम की आंखें सीधे पल्लवी की आंखों से टकराई तो उसने नजरें झुका ली। विक्रम को खुद पता नहीं चला कि वो क्या कह गया। वो जल्दी से संभला। वो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी वजह से आपको जितनी भी तकलीफें हुई हैं उनकी कोई माफ़ी नहीं, इसलिए कुछ नहीं तो प्लीज़ आप यहाँ रहकर मुझे सज़ा ही दे दीजिए। किस बात की सज़ा? पल्लवी अचरज से बोली। यहाँ रहकर भी आपसे दूर रहने की सज़ा, वो बेबाकी से बोला। फिर बात बदलते हुए बोला, आपको मौसी के साथ बिल्कुल परायापन नहीं लगेगा। बहुत अच्छी हैं वो। हम जानते हैं। आपको कैसे मालूम? क्योंकि आपसे भी वही अपनापन नजर आता है। विक्रम को पल्लवी का यही अंदाज तो पसंद था। फिर वो कुछ सोचकर बोला, ये लीजिए। ये क्या है? वो विक्रम के हाथ में बैग्स देखकर बोली। आपके लिए कपड़े लाया हूँ। वो देखती रह गई। पल्लवी का इकलौता दिल विक्रम जाने कितनी बार जीतेगा। देख लीजिए। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं। दोनों ने आंखों में ही सब कह दिया था। विक्रम ने जब उसे बैग्स दिए तो भी कुछ इस तरह जिससे गलती से भी उसके हाथ न छू जाए। पर पल्लवी तो विक्रम को देख रही थी, जिससे उसे ध्यान नहीं रहा और उनकी उंगलियां आपस में टकरा गई। दोनों ने ही कुछ अलग ही एहसास महसूस किया। दोनों ऐसे ही एक दूसरे को देखते रह जाते। अगर राजन ने उन्हें खाना खाने के लिए ना बुलाया होता। पल्लवी चली गई पर विक्रम वहीं रुका। टेबल पर एक पन्ना पड़ा था। वो उसकी तरफ बढ़ा। बाद में सब चुपचाप खाना खा रहे थे। अभी कुछ भी कहने को नहीं था। खाना खाने के बाद दोनों मौसी के गले मिलकर चले गए। राजन तो नगमा को अपनी आंखों से ही जवाब सुनने की बेताबी दिखाकर बेचैन कर रहा था। तो नगमा वहां ज़्यादा रुक ही नहीं सकी। पर पल्लवी उनके पीछे गई। राजन गाड़ी में बैठ गया। विक्रम ने मुड़कर देखा। पल्लवी उसी को देख रही थी। उसकी आंखों में रुक जाने की मिन्नतें नजर आ रही थी। साधारण से सलवार कमीज में भी विक्रम उसका दीवाना होता जा रहा था। उससे रहा ही नहीं गया और उसके पास जाकर बोला, क्या एक बार मैं आपके गले मिल सकता हूँ? उसकी सर्द आवाज़ ने पल्लवी के मन को भिगो दिया। उफ, उसकी इतनी अच्छाई, इतनी सच्चाई देखकर वो कैसे जाने दे उसे कि वो बार बार उसके सब्र का इम्तिहान लेता है। वो उसे देखती रह गई। ब्लू टी शर्ट में वो बहुत मासूम नज़र आ रहा था। उसकी आंखों में शराफत साफ दिखती थी, क्योंकि उनमें हर पल एक नमी सी रहती थी। उसे खोया देखकर विक्रम को आगे कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। उसे लगा कि वो गलत ना समझ ले। वो बिना सॉरी कहकर ही मुड़ने लगा तो पल्लवी हौले से उसकी पीठ से जा लगी। उसके हाथ विक्रम को आगे से कुछ इस तरह घेरे हुए थे
जैसे एक बच्चा किसी महफूज साए में खुद को छिपाता हो। उसकी पकड़ बता रही थी कि उसे ये करते हुए कितनी हिम्मत बटोरनी पड़ी होगी। विक्रम की सांसें बर्फ हो गई थी। उसे खुद को यकीन दिलाना मुश्किल हो गया था कि पल्लवी ने उसे पहली बार छुआ है, वो भी खुद आगे बढ़कर। वहीं पल्लवी के दिल में भी सैलाब उमड़ा हुआ था कि वो विक्रम को कहीं ना जाने दे, उसे बता दे कि उसे उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। पर अभी विक्रम का लौटना ही सही था, नहीं तो ये खुदगर्जी हो जाती जो वो नहीं चाहती थी कि उसके जज्बात को ये नाम मिले। उसने एक ही बात कही थी, अपना ख्याल रखिएगा, हमारे पास आपके जैसा कोई और शख्स नहीं है। विक्रम को लगा जैसे उसकी छुअन से, उसकी बातों से, उसके एहसासों से वो पिघल रहा है। वो अपने जवाब में सिर्फ हाँ ही कह पाया। इतने में राजन ने हॉर्न बजा दिया। पल्लवी उससे दूर हो गई और अंदर जाने लगी। विक्रम फौरन मुड़ा और उसे रोकने के लहजे में कहा, सुनो। पल्लवी के कदम उसी सीढ़ी पर रुक गए। वो पलटी। जी, क्या मैं आपकी एक तस्वीर ले सकता हूँ? विक्रम दिलकश आवाज में बोला। पल्लवी नजर उठाकर उसे देखती ही रह गई। जाने क्या है ये बंदा। खूबसूरती तो उससे बहुत दूर जा चुकी थी, अभी वो हफ्तों की मरीज दिख रही थी। फिर भी उसे उसकी तस्वीर चाहिए थी। वो गर्दन टेढ़ी करती हुई उसे देखने लगी। तभी विक्रम ने उसकी इसी तरह तस्वीर ले ली और उसे आंखों में भरता हुआ गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसका कुछ देर भी और रुकना उसे कमज़ोर बना सकता था। पल्लवी की नज़रें तब तक गाड़ी का पीछा करती रही जब तक वो आंखों से ओझल न हो गई। बाद में पल्लवी ऊपर चली गई जहाँ विक्रम का कमरा था। उसकी धड़कनें संभाले नहीं संभल रही थी। दिमाग उसे विक्रम से दूर जाने की हिदायतें दे रहा था, वहीं दिल बगावत पर अड़ा था। पल्लवी को खुद नहीं पता कि वो विक्रम को मना क्यों नहीं कर पाई और कैसे उसके गले से लग गई। वहीं रास्ते भर में विक्रम के ख्यालों में पल्लवी का ही कब्जा था। वो उसके दिमाग से होती हुई दिल से निकलकर उसकी धड़कनों से बेधड़क होकर टकरा गई थी। दिल के हर एक कोने में अपना हक जमाकर बैठी थी। राजन ने उसे खोया देखकर छेड़ते हुए कहा, इतना ही मन नहीं था तो क्यों छोड़ा है उन्हें? राजन, ये ज़रूरी था। उन्हें अभी मेरी नहीं खुद की ज़रूरत है, ताकि जिस पल्लवी को वो खोकर आगे बढ़ी हैं उन्हें वापस ढूंढ निकाले। और इतने दिनों में वो खुद को तैयार कर लेंगी और मजबूत बन जाएंगी। उनके कमज़ोर होते ही हमारी हार तय है। विक्रम ने गहरी सांस लेकर कहा और पीछे सीट पर सिर टिकाकर लेट गया। वे सुबह तक पहुंच गए थे और सीधे फ्रेश होकर पुलिस स्टेशन निकल गए। वहां रघुनाथ से ताई की नई हवेली की लोकेशन रीचेक हो गई थी, क्योंकि वराजन वहां नगमा को लेने ही गया था। बस ये जानना था कि ये वही रघुनाथ तो है जो अबरार का दोस्त है और ताई के कोठे पर मिलता है। हाँ, ये तो वही है। विक्रम को अब याद आ गया, उस दिन पल्लवी इसी से तो बात कर रही थी। उनका शक पूरा होते ही वे आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकल पड़े। विक्रम में अब अलग ही जज्बा भर गया था, जो पल्लवी के दूर होने का ही था, जो उसी की देन था। पल्लवी उसकी कमजोरियों से भी कितनी अच्छी तरह वाकिफ थी, जो उससे नाराज होकर भी उसी के लिए सोचती रही, और जब उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब खुद ही से दूर जाने को कह दिया, ताकि वो उसके पास रहकर कमज़ोर ना पड़ सके और उससे दूर यहाँ रहकर अपना फ़र्ज़ पूरा कर सके। विक्रम मुस्कुराकर सोचने लगा, जल्द ही ये हमारे बीच की दूरियां ख़त्म कर दूंगा। सब कुछ सही होने के बाद आपको आपकी ज़रूरत से दूर नहीं रखूंगा, क्योंकि वो मैं ही तो हूँ। उधर ताई और अबरार की हालत ख़राब हो गई थी। जब से उन्हें पता चला कि नगमा और पल्लवी दोनों भाग चुके हैं, उन्हें पक्का यकीन था कि उन पुलिस वालों का ही काम था। अब वो सब भी जल्द से जल्द ही पकड़े जाएंगे। अब वो जल्दी से जगह भी नहीं बदल सकते थे, इस बार तो वे पकड़े ही जाएंगे। ताई की जान ही सूख गई थी जब अबरार ने बताया कि पुलिस ने रघुनाथ को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पुराने कस्टमर कालू को भी हिरासत में ले लिया है। क्या बक रहा है? ताई के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। सच कह रहा हूँ ताई, अब क्या करेंगे? पुलिस कभी भी रेड मार सकती है। अब तो ताई हॉल में बैठी ही थी, कुछ सोच समझ पाती या किसी को फ़ोन करके मदद मांग पाती, उससे पहले ही दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। ये उनकी मौत की दस्तक थी। ताई ने फौरन सारी लड़कियों को नीचे अंडरग्राउंड में जाने का इशारा कर दिया और खुद भी किसी कमरे में छिप गई। अबरार ने दरवाज़ा नहीं खोला। वो खुद भागना चाहता था, पर यह भी नहीं हो सका। उससे पहले ही विक्रम ने दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर आ गए। उसके साथ राजन और कमल भी थे। लेडी कांस्टेबल के तौर पर भारती और अनीता भी आई थी। पुलिस देखकर भी अबरार भागने लगा तो विक्रम ने हवा में गोली चलाकर कहा, जान प्यारी है तो सरेंडर कर दे। वो थरथराता हुआ वहीं रुक गया। कौन हो? कैसे आ गए इधर? वो सकपकाया सा बोला। विक्रम को हंसी आने लगी। तुम सबकी मौत हो, सर्च वारंट के साथ आए हैं। इस जगह पर गलत धंधे करने की इन्फॉर्मेशन मिली है हमको। कौन? क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो इधर अकेला ही रहता हूँ। अबरार के मुंह में जो आया वो वही बके जा रहा था। सर पगला गया बेचारा, जो इतनी बड़ी हवेली में अकेला रहता है
और पुलिस सामने खड़ी है फिर भी कुछ भी बोल रहा है। कमल बोला, मुझे पहचाना? राजन आ गया। आप कौन? उसने ना पहचानने का नाटक किया, जबकि उसे वो अच्छी तरह जानता था। उस रात उसी से तो हाथापाई हुई थी। फिर जब नगमा ने इसे पुलिस बताया तब वो भाग छूटा था। अच्छा, मैं आप हो गया? राजन बुरी तरह हंसा। चलो इंट्रोडक्शन दे ही देते हैं। आई एम इंस्पेक्टर विक्रम रघुवंशी, मुंबई पुलिस। चलो इंस्पेक्टर कमल, भारती जी, अनीता जी, तलाशी लो पूरी जगह की। इतनी बड़ी हवेली में एक ही बंदा हो ये मुमकिन नहीं। और चप्पा चप्पा छान मारो इस हवेली की हर एक मंजिल का। कोई भी बचकर भागना नहीं चाहिए और जो कोई भी मिले उन्हें खरोंच भी आनी नहीं चाहिए। विक्रम ने कमल, अनीता और भारती को तलाशी लेने को कह दिया और अबरार को दबोच लिया। विक्रम के नई हवेली पर रेड मारती सारे तरफ अफरा तफरी मच गई। कमल, अनीता और भारती तीनों अलग अलग फ्लोर की तलाशी ले रहे थे। उस इतनी बड़ी जगह में हर फ्लोर पर 10-10 कमरे थे और एक एक बड़ा हॉल। कुल मिलाकर 50 कमरों से मिलकर बनी थी नई हवेली। और इतनी बड़ी जगह पर किसी एक का भी ना मिल पाना कौतूहल का विषय लग रहा था। तीनों वापस लौट आए। सर कोई नहीं है, सब एक साथ ही बोले। वाट, अच्छे से चेक किया? उसे अचंभा हुआ। जी सर, लोग रहते थे, वो सारी चीज़ें और सामान तो है कमरों में, पर कोई मिला नहीं। सारे फ्लोर अच्छी तरह से चेक कर लिए। साले कहाँ रवाना किया सबको? हाँ बोल। विक्रम अबरार की खोपड़ी में बंदूक घुसाकर बोला। साहब, उसके कुछ कहने के पहले ही राजन आ गया। सर, हवेली के नीचे बहुत बड़ा अंडरग्राउंड है, वहां से ये मिली। सबकी नज़र आवाज़ के साथ मुड़ी। राजन की गिरफ्त में ताई थी, जो हाथ जोड़ती हुई उससे छोड़ देने की बात कर रही थी। उसे देखकर विक्रम के चेहरे पर विजयी मुस्कान तैर गई। वो फौरन अंडरग्राउंड एरिया में गया, जहां सारी लड़कियों को एक जगह इकट्ठा किया गया था। अनीता और भारती उनके साथ ही थे, उन्हें सहज महसूस करवाने की कोशिश में थे। विक्रम के कदम उन्हें देखकर ही ठहर गए। छोटी बड़ी हर उम्र की लड़कियां वहां मौजूद थी। किसी के चेहरे पर डर था, किसी के गुस्सा, तो किसी के सुकून। विक्रम छोटी बच्चियों के पास गया और उनके सिर पर हाथ फेरकर उन्हें देखता रहा। सभी पहले तो विक्रम से डरी, फिर उससे लिपटकर रोने लगी। पुलिस अंकल, हमें यहाँ नहीं रहना। ये सब लोग बहुत गंदे हैं, गंदे गंदे काम करते हैं। हाँ, हमसे भी करवाते हैं। जब हम नहीं करते तो हमें बहुत मारते भी हैं। हम यहाँ से निकलना चाहते हैं। सब अपनी अपनी बातें रोते हुए कह रही थी। उन्हें देखकर विक्रम के दिल से अंदर तक चोट पहुंची और वो इस सोच में पड़ गया कि जैसे ये नाजुक सी कलियां जाने किस गंदी दुनिया में रहते हैं ये। विक्रम ने सभी को सांत्वना दी और उन्हें अपने साथ लेकर बाहर चला गया, मगर बड़ी लड़कियां हिली भी नहीं। क्या हुआ, चलिए, विक्रम ने पीछे मुड़कर कहा। कहाँ जाएंगे यहाँ से निकलकर? एक लड़की बोली। कौन सी जगह हमारी है? उसके बोलने के बाद आगे से आगे लड़कियां आकर बोलने लगी। हमारे लिए कोई घर नहीं बना, हमारे अपनों ने ही इस गंदगी में हमें धकेल दिया, जहाँ लोग रात के अंधेरे में अपनी मनमानी करने आते हैं और सुबह की रोशनी में शरीफजादे बनकर अपनी दुनिया में लौट जाते हैं। पर क्या हुआ, बदनाम तो हुए हम ही ना। लोग हमें ना जाने कैसे कैसे नामों से नवाजते हैं। समाज जाने की नज़रों से हमें देखता है, पर कौन जाने कि कोई भी यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आता। तो धोखे से अपनों ने बेच दिया होता है, तो किसी को अपने परिवार के लिए आना पड़ता है, किसी को अपने पापी पेट के लिए खुद का दांव पर लगाना होता है। सब अपना अपना दर्द, अपनी अपनी कहानी बता रही थी, मगर ये कहते हुए किसी की आंखों में आंसू नहीं आ पाए, क्योंकि वे सभी अपनी ज़िंदगी में इतना रो चुकी थी कि उनके सारे अश्क सूख चुके थे। अब आंखें बिल्कुल ही खाली हो चुकी थी, जिनमें ना तो दर्द था, ना तड़प थी, ना शिकायत थी और ना ही कोई उम्मीद। विक्रम अभी सहानुभूति के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। उसे तो पल्लवी के जरिए ही पता चला था कि ये लड़कियां जाने क्या क्या सहती हैं, पर जब आज सबका दर्द मुंह जबानी सुना तो बहुत तकलीफ महसूस हुई। आप सभी को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। पुलिस स्टेशन में आप सभी के बयान लिए जाएंगे, फिर केस भी दर्ज होंगे। कानून आपके साथ है, आप सब बेफिक्र होकर चलिए। विक्रम ने विश्वास दिलाया और उन्हें लेकर चला गया। ताई और अबरार दोनों को पुलिस स्टेशन लाया गया। बाहर न्यूज़ वालों को ना जाने किसने खबर कर दी कि देह व्यापार का खुलासा हो गया, पर विक्रम अभी कुछ भी बाहर नहीं आने दे सकता था, क्योंकि उसकी ज़रा सी लापरवाही इनसे जुड़े और गुनहगारों को उसकी पहुंच से दूर कर सकती थी। उसने जल्द से जल्द पूरा मामला सामने लाने की बात कही और अंदर चला गया। दोनों से पूछताछ की गई। अबरार तो पहले से ही डर रहा था, अब तो मिमियाते हुए स्वीकार कर लिया था कि वह इन धंधों के लिए लड़कियों का इंतज़ाम करता था। कस्टमर भी उसी के थे। ताई के साथ वो 6-7 सालों से ये काम करता था और सारी लड़कियों को वही यहाँ तक लेकर आता। उन पर मुकदमा दर्ज किया गया और बयान लिए जा रहे थे। वहीं ताई से पूछताछ की जा रही थी, पर मजाल कि वो कुछ भी कहे। अनीता ने उन्हें रिमांड पर लेते हुए खूब खातिरदारी की, मगर वो भी सख्त चमड़ी की औरत थी, आसानी से कैसे सब उगल सकती थी।
मार सहन करती रही मगर बोली कुछ नहीं। फिर भी कम से कम अबरार की मदद से वो बहुत कुछ जान गए थे। अब उन्हें एक नई दिशा मिल गई थी जिसे ध्यान में रखकर उन्हें आगे बढ़ना था। शाम को घर पर राजन विक्रम के कब्र से कपड़े निकाल रहा था। फिर विक्रम फ्रेश होकर आया तो उसे देखकर चिल्ला पड़ा, राजन ये क्या कर रहा है मेरे कपड़ों के साथ? भाई अच्छा हुआ आप आ गए, कपड़े दीजिए, बाहर धोबी खड़ा है। राजन कपड़े छांटता हुआ बोला, नो ये नहीं, इसे वापस नीचे रख। विक्रम ने राजन के हाथों में पकड़ी ब्लू टी शर्ट की तरफ इशारा किया। क्यों, इसमें हीरे लगे हैं क्या? राजन उसे आगे पीछे करता हुआ देख रहा था। ही मान ले, उसने लपक कर टी शर्ट छीन ली। उस टी शर्ट में पल्लवी की खुशबू थी जो उसके करीब आकर गले लगने से उसमें समाई थी। अब इससे ज़्यादा तो विक्रम के लिए हीरे भी नहीं हो सकते थे क्योंकि उसमें पल्लवी की मौजूदगी थी। उसके पास ना होकर भी होने का एहसास था जो कि बेशकीमती हीरो से भी ज़्यादा अनमोल था उसके लिए। तभी अचानक विक्रम को याद आया। वो राजन से बोला, सुन तुझे पता है वो चिपकू लड़की ने क्या किया था उस पार्टी वाली रात? क्यों, आपके अकेले रहने का फ़ायदा उठा लिया था क्या? वो शरारत से बोला। शट अप, इतना सस्ता भी नहीं विक्रम रघुवंशी जो हर किसी के हिस्से में चला जाए। और उस साइको के चक्कर में तो कभी नहीं। वो गुस्सा हो गया। अरे सॉरी सॉरी, बताओ क्या हुआ था? मुझे तो कुछ याद नहीं क्योंकि मैं तो टुन पड़ा था। यार अपने सन की होने का सॉलिड प्रूफ दे दिया उस दिन। इस बार तो पूरी हद ही कर दी। उसके डैड के सामने मेरे से एंगेजमेंट करने की बात ही कह दी। बीते दिनों में विक्रम वो बात बिल्कुल भूल ही चुका था पर उसे अब सब वापस याद आया तो वो गुस्से से भर गया। ओ बेटे की। फिर वो दिलचस्पी से सुनने लगा। ज़्यादा मज़े मत ले। तुझे पता भी है उसके डैड कौन है? कौन? एएसपी सर। क्या? कब? राजन तो बकवास ही करता रहा कर। मुझे यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। सोचता हूँ कि अबरार और ताई का पूरा पर्दाफाश कर उन्हें सज़ा दिलवाने के बाद भाभी को प्रपोज कर दोगे। राजन ने बात पूरी कर दी। शट अप यार, कुछ तो सोच कर बोला कर। वो उसकी बेबाकी पर झेंप गया। भाई सोचने का वक्त गया तभी तो मैंने नगमा को कह डाला। क्या यही कि विल यू मैरी मी? वो उसी अंदाज में बोला। भौचक कर रह गया। विक्रम तो अब तक पल्लवी से साधारण बातचीत भी नहीं कर पाया था। इसी तरह चलता रहा तो फिर अपने जज्बातों से रूबरू करवाने के लिए उसे तो दोबारा जन्म ही लेना पड़ेगा। वो सोच में पड़ गया। उधर पल्लवी और नगमा मौसी की पूरी मदद कर रहे थे घर के कामों में। उनका मानना था कि किसी के घर में रह ही रहे हैं तो इतना करना तो फ़र्ज़ बनता है। मगर मौसी की नज़र उनसे अनगिनत सवाल पूछा करती थी जिनके जवाब फ़िलहाल ही दोनों के पास नहीं थे। मौसी भी फ़ेस टू फेस उनको कुछ भी पूछकर उन्हें एम्ब्रेस नहीं करना चाहती थी। वो भी गुजरते वक्त का इंतज़ार कर रही थी कि शायद सारी बातें अपने आप ही सामने आ जाएं तो बेहतर है, और इंसानियत के नाते दोनों को अपने साथ रख रही थी। वो भी बिना शिकायत के। पल्लवी को विक्रम की और नगमा को राजन की कमी सताने लगी थी कि आज अगर वे साथ होते तो हालात कुछ और होते। नगमा तो फिर भी राजन से बात करने में कतराती क्योंकि उसे डर था कि वह वापस उससे उसके सवाल का जवाब पूछेगा तो वो क्या कहेगी। राजन समझना ही नहीं चाहता था कि वो जैसा है समाज वैसा बिल्कुल भी नहीं है। सब कुछ जानते बूझते हुए आखिर वो उसके साथ अपना नाम कैसे जोड़ ले। वहीं पल्लवी भी विक्रम के एहसास को भुला नहीं पाई थी। वो जानना चाहती थी कि विक्रम अपने मकसद में कहाँ तक कामयाब हो पाया। यूं ही शाम को वो उसी के कमरे में इधर उधर चक्कर काट रही थी। तभी उसकी नज़र टेबल पर फड़फड़ाते हुए पन्ने पर ठहरी। वो उसके पास गई। उसने देखा उस पर कुछ लिखा हुआ था। उसने पढ़ा, अगर मुझसे बात करने का दिल करे तो बेफिक्र होकर कभी भी किसी भी वक्त मुझे फ़ोन कर देना, विक्रम। नीचे उसका मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। पल्लवी का दिल जोर से धड़का जैसे विक्रम ने खुद अपने मुंह से ये बात कह दी हो। फिर वो इधर उधर देखने लगी। फिर पन्ना मुड़ा। तब जो लिखा था उससे उसकी सांसें ही बिखर गई। एक्स्ट्रा फ़ोन मेरी कबड़ में रखा है, मुस्कुराना बंद कीजिए और मुझे फ़ोन कर दीजिए। पल्लवी ने उस कागज़ के टुकड़े को अपने सीने से लगा लिया। उफ, कितना कुछ जानता है वो उसके बारे में। कबर्ड की तरफ बढ़ी तो कीपैड वाला मोबाइल रखा था। शायद विक्रम को लगा कि पल्लवी ने मोबाइल का इस्तेमाल कभी किया नहीं होगा, तभी सिंपल सा फ़ोन उसके लिए रख कर गया था। कितना ख्याल रखता था वो उसकी छोटी छोटी बात का। उसने फ़ोन देखा, वो ऑन ही था। पल्लवी ने बड़ी हिम्मत करके मोबाइल में नंबर डायल करने शुरू किए। जैसे जैसे वो डिजिट दबाती वैसे वैसे उसके दिल की धड़कनों की रफ्तार दुगनी चौगनी होती जा रही थी। आखिर में उसने फ़ोन मिला दिया। रिंग जाने की आवाज़ से ही वो घबरा गई और फ़ोन रखने ही वाली थी कि विक्रम की दिलकश आवाज़ उसके कानों में पड़ी। महज उसकी आवाज़ सुनकर ही पल्लवी की सांसें बेतरतीब होने लगी थी। उसे उसी पल विक्रम से गले लगना याद आ गया। अब वो कुछ बोल ही नहीं पाए। उसे चुप देखकर विक्रम ही बोला कि उसके मुंह से अपना नाम सुनकर दिल जश्न मनाने लगा क्योंकि ये पहली दफ़ा था
जब विक्रम ने कुछ इस अदा से उसका नाम लिया था, वो संभल कर बोली, आपको कैसे पता चला? मैंने कहा था ना, आपकी बातों के साथ साथ आपकी खामोशी भी सुनूंगा। और आपको याद हो तो हमने ज़्यादा वक्त खामोश रहकर ही बिताया था। विक्रम के लफ्ज़ों में गहराई थी। पल्लवी उसकी बातों से निशब्द रह जाती थी। खामोशी भरे शुक्रिया को सुनने के बाद विक्रम ने कहा, फ़ोन स्पीकर पर डाल लीजिए, आपको और माधुरी को कुछ बताना है। पल्लवी फ़ोन लेकर नगमा के पास चली गई और स्पीकर पर डालकर बैठ गई। दिल थाम कर मेरी बात सुनिए दोनों, हमने नई हवेली पर रेड मारी थी। अबरार और सविता ताई हमारे कब्जे में हैं। विक्रम की आवाज़ से ही उसकी खुशी का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। कि इतना कहते ही पल्लवी और नगमा हक्की बक्की रह गई। उन्हें अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ। दोनों इस सोच में पड़ गई कि चीज़ें कितनी मुश्किल थी, पर विक्रम की कोशिशों ने उन्हें आसान कर ही दिया। उन दोनों के मन में इतनी सारी भावनाएं एक साथ दस्तक दे रही थी कि दोनों निशब्द ही हो गई। उधर उन दोनों को चुप देखकर विक्रम वापस बोला, हेलो, मुझे सुन पा रही हैं आप दोनों? हाँ हाँ विक्रम, हम दोनों बहुत खुश हैं। इतने कि हमें पता ही नहीं कि हम क्या कहें, नगमा ने भी भीगी सी आवाज़ में कहा। वहाँ से मिली लड़कियाँ कहाँ हैं? पल्लवी ने पूछा। उन्हें किसी महफूज जगह पहुँचा दिया गया है, सुरक्षित हैं। उनके स्टेटमेंट होंगे तब वे आएंगी। और अबरार ने कुछ उगला कस्टमर्स के बारे में, या और कौन कौन जुड़ा है उनके साथ इस धंधे में? नगमा ने पूछा। फिलहाल आसानी से नहीं बोलेंगे, अबरार तो फिर भी कुछ बता रहा है। पर यह ताई तो बहुत शातिर है, हमारी लेडी कांस्टेबल अनीता जी के रिमांड पर लेने के बाद भी मुंह नहीं खोल रही। कल मैं खुद बात करूंगा और जल्द से जल्द पता लगाऊंगा कि जाने कितने इलाकों में गैर कानूनी तौर पर ये गलत काम करते होंगे। गिरोह का पूरा पता लगाना बाकी है, पर अब सब जल्द ही होगा, विक्रम ने आश्वासन दिया। आपके पास मौसी हैं तो उनसे भी बात करवा दीजिए। इतने में मौसी दरवाजे के पास खड़ी उनके सामने आ गई। उन्होंने उनकी बातें सुन ली थी। वो खुश थी, पर इस जीत के बाद आने वाली परिस्थितियों का वो अंदाज़ा अभी से लगा चुकी थी, इसलिए थोड़ी परेशान भी थी। पल्लवी ने उन्हें फ़ोन थमा दिया। मौसी, आपके बेटे ने जो वचन लिया था उसके पूरे होने की शुरुआत हो चुकी है। बस अब उन लड़कियों को इंसाफ और उनके गुनहगारों को सज़ा दिलवानी बाकी है। विक्रम ने गंभीरता से कहा, शाबाश बेटा, प्राउड ऑफ यू। उनकी आवाज़ में फ़ख्र था। मौसी, अब पल्लवी ठीक है ना? विक्रम की बातों में गहरी फिक्र थी जो मौसी को समझ आ गई। उन्होंने एक नज़र पल्लवी को देखा और सिर्फ हाँ कह दिया। मौसी, उन दोनों का ख्याल रखना, उसने दांतों तले जीभ दबाकर आखिर में कह ही दिया। अच्छा, तू सिखाएगा मुझे? मौसी हंसने लगी, फिर बोली, जिसके हिस्से में तुम जैसे शख्स हो वो तो खुद ब खुद ही महफूज रहेंगी ना। उन्होंने कहा और फ़ोन रख दिया। विक्रम उनकी इस बात पर सोचने लग गया कि हाँ, वाकई वो पल्लवी को एक सुरक्षित ज़िंदगी दे सकेगा, जिसके ख्वाब वो हमेशा से बुनती आई होगी, जहाँ पल्लवी के हिस्से में दुनिया जहान की खुशियाँ होंगी। पल्लवी और नगमा एक दूसरे के गले लग गई और रोने लगी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ताई को उनके किए की सज़ा मिलने को है। फिर नगमा को भी अबरार जैसे हैवान से भी छुटकारा मिल जाएगा। वो कहते हैं ना कि जिस दिन का इतनी शिद्दत से इंतज़ार किया जाता है, फिर जब वो पल आए तो खुद को यकीन दिलाना ही मुश्किल हो जाता है। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। ज़िंदगी ने कितने कम दिखाए थे उन्हें कि वो अब कोई सुनहरा ख्वाब भी देखें तो आंखों में तकलीफ होने लगती है। आप ही सुना आपने, सारी लड़कियां, सारी बच्चियां ताई की दुनिया से रिहा हो चुकी हैं। अब किसी को भी वो जहन्नुम जैसी ज़िंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। पल्लवी की आवाज़ में बेतहाशा खुशी थी, पर आंसुओं ने उसका गला चौक कर दिया था। हाँ बच्चा, अब सारा हिसाब बराबर होगा, सबके हिस्से में इंसाफ आएगा और जिस्म फरोशी के धंधे का किस्सा भी ख़त्म होगा। पल्लवी एक अलग ही उमंग से बोली। मौसी भी खुश थी। उन्होंने दोनों के सिर पर हाथ फेर कर खूब आशीर्वाद दिए। ये काम आसान नहीं था क्योंकि अभी तो बस वे दोनों मिले थे। अभी तो पूरा गिरोह सामने आना बाकी था। वहीं विक्रम भी अपना काम शिद्दत से कर रहा था। उसने ताई से सच उगलवाकर स्टेटमेंट लिखवा लिया था, जिसमें उन्होंने कबूल किया था कि वह देह व्यापार में शामिल थी और किसी होटल की आड़ में नई हवेली बनवाई और वहां धंधा शुरू किया। उसने ये काम करने में अपनी उम्र बिता दी। अब उस होटल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था और उनकी पूरी जांच पड़ताल शुरू हो चुकी थी। विक्रम पूरी तरह अपने मकसद में डूब चुका था। उसे इस धंधे से जुड़े तारों को भी सुलझाकर सारे लोगों को सामने लाना था, क्योंकि वो जानता था मामला जितना गंभीर दिख रहा था, वो भले ही कहीं भी चला जाता, उसके जहन में हरदम पल्लवी मौजूद रहती थी। यही हाल पल्लवी का भी था। वह तो उसी के घर में रहती थी, तो उसकी यादों में उसका शामिल होना जाहिर था। विक्रम जब भी परेशान होता, वह भी सिगरेट के धुएं के साथ अपने गम उड़ाने की कोशिश में लग जाता।
पर जैसे ही सिगरेट निकालता उसे पास ही में पल्लवी नजर आ जाती जो उसे ये करने से रोकती थी। यूं ही दिन से एक हफ्ता गुजर चुका था। पल्लवी ने उस दिन के बाद विक्रम को कभी कॉल करने की हिम्मत ही नहीं की, क्योंकि उसकी आवाज़ सुनते ही उसको देखने का मन करने लगा था, जो मुमकिन नहीं था। फिर यूं ही एक शाम पल्लवी जब पूजा कर रही थी तब दिल से अचानक ही एक फरियाद निकली। हे भगवान, उन्हें देखने की बेचैनी बढ़ती जा रही है, मुमकिन हो तो एक बार उनसे मुलाकात करवा दे। वो खुद दिल की इस तमन्ना पर हैरत में थी। वो कब उसे यूं मांगने लगी। वो असमंजस में उठती हुई छत से नीचे आ गई। सामने जो देखा वो किसी ख्वाब से कम नहीं था। हाँ, सामने दरवाजे पर विक्रम खड़ा था। वही अपनी चिरपरिचित मुस्कान लिए अब उन्हीं शिद्दत भरी निगाहों से उसे देख रहा था। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि कहीं ये उसकी आंखों का धोखा तो नहीं। उसे भ्रम सा लग रहा था। वो कुछ कहने को आगे बढ़ती उससे पहले राजन भी गाड़ी पार्क करके आ चुका था। हेलो भा। वो फ्लो फ्लो में कुछ भी कह जाता। अगर विक्रम ने उसके पेट में कोहनी ना मारी होती। वो झेंपता हुआ अंदर चला गया। अब पल्लवी को यकीन आया कि दुआएं इतनी जल्दी भी कबूल होती हैं। विक्रम का आना इस बात का पुख्ता सबूत था। वहीं जब विक्रम ने उसे देखा तो नजर ही नहीं हटी। वो सिर पर दुपट्टा ओढ़े बेहद खूबसूरत लग रही थी। दिल किया उसे देखता ही जाए, पर तभी मौसी आ गई। अरे विक्रम, तू अचानक? मौसी हैरत में थी, क्योंकि विक्रम का आना जाना बढ़ने लगा था, वो भी पल्लवी की वजह से। नहीं तो इससे पहले तो वो उसे घर बुलाने की मिन्नतें करते करते थक जाती, मगर विक्रम तो किसी त्योहार पर भी घर नहीं आता था। सरप्राइज पसंद नहीं आया? वो कह तो मौसी को रहा था, पर देख पल्लवी की तरफ रहा था। धत, कैसी बात कर रहा है, तेरा घर है, जब चाहे आ। मौसी उसे अपने साथ ले गई। वो पलटकर पल्लवी को देखता रहा। पल्लवी भी उनके पीछे आ गई। मम्मा रेडी हो जाओ, आज बाहर डिनर होगा। राजन बोला। ए डफर, ऐसे बताया जाता है? विक्रम बोला। मौसी मैं बताता हूँ, माधुरी और आप भी आ जाइए। विक्रम सबको बैठाकर बोला। मौसी, उनके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। अब उनसे जुड़े लोगों का भी पता चलने वाला ही है। बहुत से लोगों तक तो हम पहुंच भी चुके हैं। बस उनसे जुड़े सारे लोग मिल जाएं तो इंसाफ दूर नहीं। माधुरी, तुम्हें भी अबरार से छुटकारा मिलने वाला है। विक्रम, नगमा का अबरार से क्या रिश्ता है? मौसी अब बिना पूछे नहीं रह सकी। इस पर सब खामोश थे, एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। पर नगमा ने थके हुए स्वर में कहा। मेरे शोर। क्या? मेरा मतलब? मौसी को बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि उसके कहते ही राजन मुठ्ठियां कसकर दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। जी, यही मेरी सच्चाई है। मेरे शोहर ने ही मुझे इस दलदल में धकेला। विक्रम और राजन ये बात जानते हैं। मौसी खामोश रह गई। वो सोच रही थी। बातें तो उससे भी ज्यादा गहरी निकली। राजन को देखकर ही बताया जा सकता था कि वो नगमा के लिए क्या भावनाएं रखता है। उन्हें बहुत बुरा भी लगा। मौसी, गलत रिश्तों में बंधने से बेहतर है अलग हो जाना। क्या इस जिंदगी में सबको अपनी हक की खुशियां नहीं मिलनी चाहिए? बेटा, मुझे भी बुरा लगा नगमा के लिए। मुझे पूरी सिंपैथी भी है। अम्मा, उन्हें सिंपैथी की नहीं, साथ की ज़रूरत है। और मैं। राजन आगे अपनी बात कह ही देता कि नगमा आगे आकर बोली। क्या आप मेरा रिश्ता सोच रहे हैं? छोड़िए, अब ये बताइए जश्न कहाँ मनाएं, हमारी इतनी बड़ी खुशी को। मौसी का मूड ख़राब हो गया था। उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। पर बात ये नहीं थी कि उन्हें विक्रम के काम से कोई खुशी नहीं थी। नहीं, बहुत खुश थी वो। विक्रम की मेहनत रंग लाई और पल्लवी और नगमा और भी बाकी लड़कियों को इंसाफ मिलेगा। पर एक औरत होने के साथ साथ वो एक माँ भी तो थी। उन्हें अपने बच्चे की फिक्र थी। उन्होंने जबरन मुस्कुराते हुए कहा। आप चारों जाओ बच्चों, मेरी तबीयत वैसे भी सही नहीं है। फिर घर में रुकने के लिए भी कोई होना चाहिए ना। अरे मौसी, पुलिस वालों के घर में कैसा डर। चोर उचक्कों को भी 100 बार सोचना पड़ेगा। विक्रम ने माहौल हल्का करते हुए कहा। पर वे नहीं मानी और बोली। आप सब जाइए ना आराम से। वो कहकर अंदर चली गई तो राजा ने भी नगमा को अपने साथ ले गया। पल्लवी गई नहीं। वो आंखों से ही विक्रम को मौसी के पास जाने को कह रही थी। विक्रम ने हामी भरी और पल्लवी को तैयार होने का कहकर मौसी के पास चला गया। मौसी कमरे में नहीं थी, शायद किचन में चली गई। विक्रम के लिए बेड पर कपड़े रखकर गई थी। विक्रम को उनकी यही बात तो सबसे ज़्यादा पसंद थी कि वो भले ही किसी भी मूड में हो, वो अपना फ़र्ज़ पहले रखती थी। उसने सोचा पहले तैयार हो जाए फिर बात कर लेगा। उसने चेंज किया और रेडी होने लगा। इतने में मौसी दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। क्या हो रहा है? उन्होंने पूछा। अरे आ गई आप, मैं रेडी हो रहा हूँ। उसने वॉच पहनते हुए कहा। मैं बाहर जो हुआ था उसके बारे में पूछ रही हूँ। वो सख्ती में थी। उसके परफ्यूम लगाते हाथ रुके। जानता था उनके सवालों से और भागना मुश्किल है, कभी ना कभी तो उसे जवाब देना ही होगा, तो अभी क्यों नहीं। वो उनके पास गया और उन्हें बेड पर बैठाकर खुद उनका हाथ पकड़े घुटनों के बल बैठ गया। क्या जानना चाहती हैं आप? वो गहरी सांस लेकर बोला। मेरे सवाल तू जानता है, इसका जवाब भी तो आप जानती हैं। विक्रम भी तपाक से बोला। विक्रम, मुझे गलत मत समझना, मैं हर तरह से तुम्हारे साथ हूँ बेटा।
जानती हूँ दोनों बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ है, मैं उनसे खफा नहीं, पूरी इंसानियत से उनके साथ हूँ। पर बेटा, उनकी बीती ज़िंदगी, उनका अतीत, उनका आने वाला कल, ये सब मुझे बहुत डरा रहे हैं। फिर कुछ देर रुकी। बहुत प्यार करते हो ना पल्लवी से? मौसी ने उसके चेहरे को ऊपर करके पूछा। विक्रम उन्हें देखता ही रह गया। हाँ माँ, ऐसी ही तो होती हैं जो बच्चों की पलकों को देखकर ही उनकी आंखों में बुन रहे ख्वाबों को भी जान लें। विक्रम की आंखों में तो सिर्फ पल्लवी ही पल्लवी थी। कोई भी देखकर बता दे। टू बी कंटिन्यूड।